अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। और मुसीबत ये है कि अगर हम इंटरनेशनल डिस्कस ना करें तो आप कहते हैं जी इंटरनेशनल क्यों नहीं डिस्कस की। पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़रा कम डिस्कस करें तो आप कहते हैं जी पाकिस्तान क्यों नहीं आपने डिस्कस किया। तो अब हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा ब्लेंड जो है वो आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनका भी पता चले, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स मैटर करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ आप अपने घरेलू जो मसाइल चल रहे हैं, तो वो फिर आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एक कुएं के मेंढक की तरह आप रहेंगे, आपको बाहर का कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये बड़ा खतरनाक है ट्रेंड कि आप बाहर की चीज़ों को ना पढ़ें, ना सुनें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप थोड़ा-सा वो भी पढ़ें। तो इसलिए आज थोड़ा-सा ज़रा इंटरनेशनल चीज़ें ज़रा डिस्कस करेंगे, उसका इम्पैक्ट आने वाला है हम पे भी, तो इसलिए उसका भी ज़रा तजिया करते हैं। साथ-साथ एक तो ये है कि जो आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट उन्होंने कल दी थी, आपको याद है, वो बड़ी अभी तक उसके रिवर्बरेशंस जो हैं, वो हम फ़ील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने खवातीन के बारे में ख़ास तौर पे कहा था और बाकी जो चीज़ें ज़ाहिर है कि उन्होंने वो भी कहीं, उनके ऊपर भी रिएक्शन आया है। तो दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब हैं, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया है। वो क्यों बंद किया गया है, इसका भी ज़रा तजिया करते हैं। साथ ही साथ पीटीआई ने ये मुतालबा किया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसको जल्द सुना जाए। अब कैसे सुना जाए कि वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में तो हालात ही बहुत खराब हो चुके हैं, साइडलाइन कर दिया गया है जस्टिस मंसूर शाह और उनके जो दोस्त हैं, उनके साथी जजेस जो, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और दूसरी तरफ थोड़ा-सा ये है कि फजल रहमान साहब जो हैं, वो उनका भी रोल जो है वो बढ़ रहा है। जो ग्रैंड लाइन्स है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सदारत उनको मिल जाए। उनके अलावा उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है इदारों को और उन्होंने कहा जी कि 5 जो कवानीन है वो आप 15-20 मिनट में तस्लीम कर लेते हैं, पूरे पास करवा लेते हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये सारी चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनली। आपको मालूम है कि इंटरनेशनली आज क्या होने जा रहा है? आज यूक्रेन के हवाले से सऊदी अरब में अमेरिका की और रूस की और जो सऊदी अरब की टीमें हैं, वो मुलाकात करने जा रही हैं। मार्को रूबियो इज़ ऑलरेडी देयर और वहाँ पे क्या होगा उसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। वो कितना इम्पैक्ट डलेगा यूक्रेन के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो हलचल हो रही है, परवेज़ खट्टक साहब जो हैं, वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपको पता है जेयूआई में वो शामिल हो गए हैं। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे, सारी चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं और तमाम उम्मों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर राइटर साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। मैं इसलिए थोड़ा-सा बैकग्राउंडर दे रहा था लोगों को कि ज़रा थोड़ा-सा इनको, हमारे जो दोस्त हैं उनको थोड़ा-सा तैयार किया जाए कि इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं वो भी पढ़ा करें, वो सुना करें, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मीन्स के हर चीज़ जो है इंटरकनेक्टेड है और उसमें सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो दूसरी बात ये है कि ज़रा थोड़ा-सा टू स्टार्ट विद, आपने भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी जो स्टेटमेंट थी स्टूडेंट्स के साथ और नौजवानों के साथ, वो आपने सुनी होगी। उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आया है। क्या आपका कहना है उस हवाले से? उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए थी क्योंकि जिस तरीके से भी उन्होंने कहा और उसमें उन्होंने कुरान को भी कोट किया, उन्होंने बाकी चीज़ें भी कोट की। तो लेकिन लोग कहते हैं जी कि अगर आपको ख़वातीन के साथ इतनी उनकी इज़्ज़त का मसला है, तो ये जो पीटीआई की ख़वातीन के साथ हो रहा है, ये कहाँ की हैं? ये क्या पाकिस्तान की नहीं है ये? क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या इनका कोई हक नहीं है? क्या इनकी इंसानी और निस्वानी हुकूक जो हैं वो एस्टेब्लिश नहीं है? व्हाट्स योर टेक? क्या कई इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो कि बात हो सकती है। एक तो ये है कि जो एक इनका जो स्टाइल है, ये तो ऐसा लगता है कि ये सियासी लीडर हैं। ये आर्मी चीफ कम है, सियासी लीडर ज़्यादा हैं और हेड ऑफ स्टेट हो गए हैं शायद। खुद को समझने लगे हैं कि भाई मैं बिहाइंड द सीन्स नहीं रहूँगा, सामने आके बातें करूँगा। और इन ये जो सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका इलेक्टेड लीडर बात करता है, पॉलिटिकल पार्टी का। एक आर्मी का चीफ जो कि लिमिटेड टेन्योर के लिए आता है, अनइलेक्टेड, वो नॉर्मली इन चीज़ों की बात नहीं करता। प्राइवेटली करता हो, छोटी गैदरिंग में करता हो, लेकिन अब तो सोशल मीडिया की इतनी रीच हो गई है कि और इन्होंने ब्रॉडकास्ट भी इसी तरह किया कि भाई एज इफ कि वो पूरे मुल्क को एडवाइस दे रहा है, अपने और नौजवानों को पर्टिकुलरली एडवाइस दे रहा है। और इसके कई मीनिंग्स हैं। एक तो मीनिंग डेफिनेटली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी है, जो कि आपने अपने प्रीएम्बल में कहा, आपने जब स्टार्ट में कहा कि इंटरलिंक्ड होती हैं चीजें। दिस इज अ क्लियर मैसेज टू वॉशिंगटन एज वेल कि
लुक एट मी, आई एम डिफरेंट, आई एम मॉडरेट। मैं नेक्स्ट डोर अफगानिस्तान में जो हो रहा है, उस जहाँ के बच्चियां और औरतें, उनके जो हकूक उन्होंने जब्त कर लिए हैं, बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, औरतें काम बड़े लिमिटेड कर सकती हैं। लुक एट मी, लुक एट दिस नेशन, हम तो बड़े इंक्लूसिव हैं। हम भूल जाते हैं कि जो ये इन्होंने किया है 2.5 साल के अंदर, जिसमें आपने देखा है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हुई हैं, जिसमें औरतों को जिस तरह ट्रीट किया गया है, आप कई लेडीज आपके प्रोग्राम में भी आई हैं जिन्होंने बताया किस तरह उनके साथ किया गया है, तो वो सब चीजें भूल जाएंगे। इन्होंने ये कोशिश ये की है कि उसको सबको बैकग्राउंड में ले जाएं और सामने आके अपना मॉडरेट फेस शो करें। तो हैज ही सक्सीडेड? ये बड़ा डिफिकल्ट है कहना, क्योंकि सक्सेस तो मुझे तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आप अपने रोल पे वापस चले जाइए। तो ये उस सिनेरियो में अगर है तो बिल्कुल सक्सीड नहीं किया, क्योंकि भाई उन्होंने इलेक्शंस की तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई प्रोसेस की बात नहीं की, उन्होंने डेमोक्रेसी की बात नहीं की, उन्होंने तो सिर्फ एक जनरल सा स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, शॉर्ट टर्म उनके पास कुछ फायदे हो सकते हैं इससे। उसका ये है कि वॉशिंगटन जैसे उतने डीपली नहीं जाते इन चीजों के अंदर, वो सिंपली उनके जो एम्बेसीज हैं, वेस्ट की एम्बेसीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ये रिपोर्ट कर रही हैं, दिस गाय इज अ नाइस गाय, ही इज अ मॉडरेट गाय एंड वी कैन वर्क विद हिम। तो ये जो शॉर्ट टर्म को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म फायदा तो नहीं है इसका। और मुल्क का तो कोई फायदा नहीं होगा इसमें, मुल्क का तो खैर, एंड हु केयर्स अबाउट द कंट्री। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब हैं, उनका आपको पता ही है कि उनका तो स्टैंड वहीं पे है, वो तो खत पे खत लिख रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर जो रिएक्शन आया है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद उसका जो जाहिर है कि डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो उनके ऊपर आ गया है, उनकी मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही साथ पीटीआई जो है वो ये कह रही है जी कि 26 जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ जो केस है वो जल्दी सुना जाए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि हालत ये है कि वहां पे तो जो सारे के सारे जो सो कॉल्ड आईनी जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और जो जो गैर आईनी 3-4 लोग थे उनको साइलेंट कर दिया गया, बल्कि उनकी जो इंतजामी कमेटियां थी उनमें से उनको निकाल दिया गया है। तो ये उनको तो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। तो इस सिलसिले में फिर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और ये उन्होंने, पीटीआई ने रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन देखते हैं आगे कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। 40 से ज्यादा जजेस को अपॉइंट किया है कसाना साहब, आपको पता है, 40 से ज्यादा, आई थिंक 46 और समथिंग लाइक दैट, सारे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। तो और ये सारे के सारे जजेस जो आए हैं, इनकी लीनिंग्स हमें क्लियर हैं। लीनिंग्स उनकी क्लियरली ये प्रेजेंट जो सिस्टम है उसके साथ है, उनके साथ लिंक्ड है, इसी वजह से किया गया है। जब ही मेरे ख्याल में 26th अमेंडमेंट ने, जिन लोगों ने 26th अमेंडमेंट को पास कराने में मदद की एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की, उन्होंने मेजर क्राइम कमिट किया है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आने वाला था कि अब मौलाना फजलुर रहमान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी शक होगा। आई मीन वी हैव टू क्वेश्चन इट। ठीक है, आगे चल के मे बी ही कैन बी हेल्पफुल, ग्रैंड अलायंस के अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन कौन इनको ट्रस्ट करेगा? तो ये आप मतलब है कि जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इन्होंने कहा जी 12 मिनट में 5 बिल जो है वो मंजूर हो जाते हैं, हुकूमत जो है वो बंद कमरों के फैसलों पर अंगूठा लगा देती है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें ठीक हैं, ये सबको पता है। लेकिन भाईजान, आपका क्या किरदार है? आप तो ऐन वक्त के ऊपर कैसे इन्होंने पीटीआई को चक्करों पे चक्कर लगवाए, किस तरीके से उन्होंने अपने घर में जनाब वहां पे मेला लगा दिया, लेकिन एन टाइम पे जाके वोट भी डाल दिया और पता नहीं क्या क्या फायदे उठा लिए। और आपको याद होगा कि हम दोनों ने उस वक्त कहा था कि वी शुड बी केयरफुल विद दिस पर्सन, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि केपी के अंदर ही इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर, अ लूजिंग कंपेटिटर टू पीटीआई। तो वो पीटीआई का साथ क्यों देंगे?
राइट। तो बात तो अब ये होनी है ना आगे चल के, अब परवेज खटक की आपने बात की कि उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया है, तो अब देखें ये भी आयरनी है ना कि एक तरफ परवेज खटक साहब जो है वो पहले उन्होंने जनाब पीटीआई को छोड़ा, पीटीआई छोड़ के फिर उसके मुकाबले एक पार्टी खड़ी की, वो बिल्कुल फारिग हो गई। अब उन्होंने सोचा कि यार और कुछ नहीं तो चले जेयूआई में शामिल हो जाते हैं उधर से शायद, क्योंकि अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, होगा ये कि जो ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान, मुझे यकीन है कि वो कामयाब हो जाएंगे उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि अभी तक औचक से ही सब चल रहे हैं। अगर वो हो गए तो फिर वो क्या होगा कि जब इलेक्शंस होंगे तो वो पीटीआई से कहेंगे जी कि आप हमें इतनी सीटें दें, नेशनल असेंबली की भी और सूबाई असेंबली की, उस पर आप अपने जो है वो वहां पे ना खड़े करें, उसमें फिर परवेज खटक वगैरह का जो है वो काम बन जाएगा, इनको भी कुछ सीटें मिल जाएंगी। जी, ये एक सिनेरियो डेफिनेटली है। और एक सिनेरियो ये भी है कि जब तक इलेक्शन होंगे, तो जब तक इलेक्शन होंगे क्या ये इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे या नहीं, या सिर्फ डिले करते रहेंगे, ये भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो गवर्नमेंट को भी तो यही है ना, ये जो इलीगल गवर्नमेंट है इसको भी चाहिए थोड़ा सा वक्त। ये दिखाना चाह रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर इकोनॉमिक हालात इतने बेहतर हो जाएं कि पीटीआई की जो फॉलोइंग है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए, और पीटीआई के साथ साथ तोड़ने की भी इतनी कोशिशें हो रही हैं, चल रही हैं ऑल द टाइम एवरी डे। तो ये सारी इनकी स्ट्रेटेजी है, तो मैं तो इनको ट्रस्ट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। हाँ, ठीक बात है, और काफी लोग जो है वो कहते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल है। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताइएगा कि ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में सिचुएशन चल रही है, ये कितनी सीरियस है कि जिसमें जो सीनियर 3 जो जजेस हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, जो इम्पोर्टेड हैं, जो नए आए हैं, उनको जनाब मुख्तलिफ कमेटीज में जगह दे दी गई है, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब और इस तरह के जो सारे उनके जस्टिस आयशा वगैरह, उनको जो इंतजामी कमेटियां थी उनकी जो रिकन्फिगर किया गया है उसमें उनको नहीं डाला गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका फिर वही बात पहले जो कर ली हमने ऑलरेडी, ये पर्पस ही ये था कि एक ऐसा बेंच फिक्सिंग करी जाए, कोर्ट को स्टैक किया जाए कि सारे जो या तो डिले हो, जो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज जो पीटीआई रेस कर रही है, राइट, वो डिले हो जाएं, या उनके ऊपर जब डिसीजन आए तो वो इनकी फेवर में आए, क्योंकि उनके लाइक माइंडेड जजेस ही मेजॉरिटी में आए। तो ये तो चलता रहेगा ना। ये तो अब ये आपने देखा होगा कि आईएमएफ की टीम आके चली गई, मिली चीफ जस्टिस से, पीबीसी से मिली, और और लोगों से भी मिली, लेकिन उनका को लगता है ऐसा कि कोई वो ऐसी चीज नहीं देंगे दुनिया को कि भाई ये जो जुडिशल इंडिपेंडेंस को इरोजन हुई जिसकी हुई है, इससे हम पाकिस्तान से स्टेप बैक करें। तो ये भी तो एक एस्पेक्ट है ना कि किसी तरह का प्रेशर नहीं है इनके ऊपर अब 26 अमेंडमेंट की बात, तो दे कैन डू देयर ओन थिंग, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मरियम नवाज का जो हमने पिछले 2-3 दिन में देखा, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का उन्होंने ग्रीन कपड़े पहन के उनका आगाज कर दिया उन्होंने। अब देखें कितनी जल्दी ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, वो उन्होंने दी है कि देखिए कि इमरान खान जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अपने दाम में खुद ही फंस गया है, और अब देखें कि कैसी करनी हुई कि अब वो मेरे पास बंद है जेल में। अब ये जो उनका इस तरह का जुमला है, क्या ये इसमें तकब्बुर आपको नहीं नजर आता? क्या इसमें एक ऐसी डिरोगेटोरी जो जो सेंटिमेंट है वो नजर आता है कि जिस तरह आप अपने मुखालिफिन के बारे में कह रहे हैं कि देखें बड़ी बातें करता था, आज मेरे पास जेल में बंद है। बाय द वे, वैसे उनका जो जेल है उसमें तो उनका ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग वो कह सकते हैं पिंडी में आता है, लेकिन उसका कंट्रोल तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो सब दूसरी तरफ है। कंट्रोल दूसरी तरफ है, लेकिन आप गोइंग बैक टू हर स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं, जो इन्होंने कहा है, जो देख रहा था मैं, उनके लास्ट 2 और 3 डेज के अंदर एक एरोगेंसी आ गई है, जो थोड़ी सी एरोगेंस मैंने आर्मी चीफ के अंदर भी देखी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लीडर्स के अंदर एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, ये बहुत डेंजरस ट्रेट है, इसमें बैलेंस लूज कर देते हैं लोग। और अभी तो इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ फोटो ऑप्स ही हुए हैं, और अभी तो कोई ऐसी मैंने चेंज नहीं आई देखी जिससे ये कह सकें कि भाई हमने इमरान खान को डिफीट कर दिया है, देखें वो कहाँ बैठा हुआ है, और हम जो हैं हम कारनामे कर रहे हैं।
मैंने तो अभी तो कोई भाई कारनामा वो तो साथ भाई कह रहे हैं कि मुल्क को हम उस पोजीशन पे ले आए हैं जहां पे अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 40 बिलियन डॉलर्स आ गए हैं, सब कुछ आ रहे हैं। नहीं, वो मैंने काफी उसकी स्टडी की। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, और मैं भी इसी लाइन में था पहले काफी साल, 40 साल। हाँ, तो हाँ, ये सारे कमिटमेंट्स नहीं हैं, ये सब एमओयूज टाइप चीजें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में वेरी फ्यू ऑफ देम गो इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि क्योंकि कसाना साहब, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इतनी वीक है, हाँ। लोग डरते हैं पाकिस्तान से डील करने में। और जो पिछले दिनों में वो आया था जो मिस्टर बीच, वो हाँ बीच पे ही कहीं मेरा ख्याल अब नजर आएगा, वहां पे पाकिस्तान में तो नहीं नजर आ रहा। वो तो जी। सुना है और कहीं हाँ, भाग गया। तो बीच साहब का डिफरेंट सिनारियो है। उसमें तो ये है ना कि बीच साहब तो वो हैं प्राइवेट एक्विटी के अंदर, जो कि मैं समझता जेंटली हूँ में। सिस्टम को। तो मैं क्विकली एक्सप्लेन ये कर देता हूँ हाँ, कि हाँ, वो दूसरों के पैसे लगाते हैं लाके, समझे जी। हम्म, तो और वो बड़े हाई रिस्क बिजनेस में है। तो हाँ, लेकिन वो एंड दे डील विद हाई रिस्क कंट्रीज और हाई रिस्क हाँ, प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना जी। हाँ, उसमें 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 रिटर्न्स भी ज्यादा होती है ना उनके पाकिस्तान लिए। फिट होता है, उसमें तो पाकिस्तान फिट होता है। लेकिन पहले तो प्रोजेक्ट तो कोई आए, हाँ, हाँ, इन्वेस्टर्स तो कंफर्टेबल हो पाकिस्तान की रिस्क के साथ, वो है ही नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये है। सही बात। अच्छा, तो अब जरा थोड़ा सा आ जाते हैं जी जरा इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर। और वो ये है कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है सऊदी अरब में। और जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब में अमेरिका की टीम पहुंच चुकी भी है, वहाँ पे रूस की टीम पहुंच चुकी भी है, मार्को रूबियो समेत वहाँ पे वजीर खारजा जो है अमेरिका के वो पहुंचे हुए हैं। ये जो सूरत हाल चल रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें जाहिर है कि ज़ेलेंस्की अभी नहीं होंगे, वो कल पहुंचेंगे वहाँ पे। जी। अगरचे उनसे बात इनकी नहीं होगी, लेकिन उनको बुलाया गया है वहाँ पे। तो अब ये हो क्या रहा है, यूरोप जो है उन्होंने अपनी इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। क्या अमेरिका जो है वो कुछ अपना सोल्यूशन जो है वो इम्पोज करने जा रहे हैं जी यूक्रेन के ऊपर या यूरोप के ऊपर? यूरोप के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर। फर्स्टली यूक्रेन की बात की जाए, आई थिंक यूक्रेन विल बी लेफ्ट इन द कोल्ड। मेरा ये ख्याल है कि यूक्रेन जो है अपनी जो इतनी ज़बरदस्त इंटरनेशनल सपोर्ट थी और अमेरिका की सपोर्ट थी, वो खो बैठेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साइंस देखते जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये इसका वर्स्ट जो इफेक्ट होगा वो ये कि सीज फायर इंसिस्ट करेंगे, सीज फायर हो जाए, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो जाए, और टेरिटरी जो जिन्होंने जहां तक क्लेम की हुई है वो वही जगह उसी जगह वो परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट बॉर्डर बन जाए वो। और एक चीज और है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रम्प साहब आई डोंट थिंक कि नेटो की एक्सपेंशन चाहते हैं, और यूक्रेन का चांस बनना कि नेटो में आ जाए वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। क्योंकि पुतिन साहब इंसिस्ट करेंगे कि भाई ये यूक्रेन पार्ट ऑफ द डील इज कि यूक्रेन जो है नेटो में का पार्ट नहीं बनता। एनीवे, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि यूरोप के साथ तो उन्होंने ऑलरेडी, ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि भैया आप अपना 5% ऑफ जीडीपी स्पेंड करें अपने ओन डिफेंस के ऊपर, और जो लोग नहीं कर सकते हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। और बहुत सी कंट्रीज हैं इनकी तो इनके पास इतने है ही नहीं कि ये 5% ऑफ जीडीपी, ये तो अमेरिका के ऊपर रिलाई करते आए हैं, बिकॉज दे लाइक टू स्पेंड ऑन देयर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, नॉट ऑन डिफेंस। ठीक है ना जी। लेकिन ये एक चीज है ना इसमें, एक चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि जो जो वॉर थी वो बेसिकली पुतिन ने जीत ली है, वो इसमें तो कोई अब कोई शक नहीं लग रहा। और खासतौर पे जो ज़ेलेंस्की साहब है, मुझे लगता है कि उनकी भी अब छुट्टी होने वाली है। इसके बाद वो मेरा ख्याल है कि शायद कायम नहीं रह सकेंगे, अगरचे वो हाथ पांव बड़े मार रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो ईयू है, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक धचका है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि शर्मिंदगी है कि जो कुछ वो कर रहे थे उसके बावजूद ये कुछ नहीं हो सका। और साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि जो नेटो का जो फ्यूचर है वो भी मुझे काफी ज्यादा डामाडोल लग रहा है। और रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो मुझे तो उसमें मजीद बेहतरी होती हुई नजर आ रही है इस डील के बाद। क्योंकि जब इसमें रूस जो है वो निखर के सामने आएगा तो वो अपने चाइना के साथ भी ताल्लुकात को ठीक करेगा। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, और इसमें पुतिन विल कम आउट स्ट्रॉन्गर। और जो पुतिन के अगेंस्ट इंटरनली रशिया में रेजिस्टेंस है वो वीकन हो जाएगी।
और आपको तो एक चीज का तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए ना कि रशिया इज नॉट द सोवियत यूनियन, वो उस टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो नेबर्स हैं रशिया से डरते हैं। इवन जर्मनी इज फियरफुल ऑफ रशिया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये तो अगर नेटो वीकन होती है, समझे जी, तो फिर इनके सारा लिए यूरोप जाएंगे, फिर सारा यूरोप जो है वो वीकन होता है ना जी। हाँ, ये वो तो होगा। अभी देखिएगा, अभी ब्रिटेन के साथ क्या और उनके भी प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचने वाले हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लेकिन कि एक चीज जो और साहब, सॉरी, जी 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 कीथ स्टारमर जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, जी उन्होंने जी जी आज ऑफर किया है ब्रिटिश ट्रूप्स हाँ, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। वहां टू मेंटेन द सीज फायर इन यूक्रेन, अगर होती है तो। लेकिन साथ में मुझे एक बात बताएं टेक्निकल, कि हाउ कम ब्रिटिश ट्रूप्स कैन गो देयर। देखिए ना, ये तो यूएन का काम होता है पीस कीपिंग का, ये एक कंट्री का काम तो नहीं हो सकता ना, या नहीं, अनटिल एंड अनलेस यूएन कमांड्स देम, और यूएन उनको एक मैंडेट दे कि जी आप जाएं वहां। हाँ, तो यूएन ही देगी, लेकिन उसका कंपोनेंट जो होगा ट्रूप्स का, उसमें इन्होंने ऑफर किया है कि ब्रिटिश ट्रूप्स विल बी पार्ट ऑफ द यूएन। अम्ब्रेला तो यूएन का ही होगा इफ इट कम्स टू अम्ब्रेला, दैट। हाँ ना, जी जी हाँ हाँ। जी जी तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जो आज फैक्ट शीट एक जारी की है ताइवान के हवाले से, उसमें उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अपनी जो उनकी पॉलिसी थी ताइवान के ऊपर, उसमें उनको उसको निकाल दिया है, डिलीट कर दिया है। और उसमें वो 5 वर्ड्स उसमें उन्होंने निकाल दिए हैं कि जो वो कहते थे कि वी डोंट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। ये 5 वर्ड्स जो थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं। अब इसके ऊपर चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल भी लिखा है। तो ये जो सूरत हाल है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि चाइना को टेक ऑन करने का इरादा लग रहा है। चाइना को तो टेक ऑन नहीं कर सकते ये, लेकिन प्रेशर डाल सकते हैं चाइना के ऊपर। और ये चीज जो है, इवेंचुअली तो ये हांगकांग वाली सिचुएशन होगी, इफ दैट इज द बेस्ट आउटकम। नहीं तो फिर लड़ाई छिड़ेगी वहां। ताइवान को पीकिंग कभी इंडिपेंडेंस नहीं होने देगा, इंडिपेंडेंस अलाउ ही नहीं करेगा वहां। तो ये तो रेड लाइन है उनकी। हाँ ना। तो ये जो अगर बल्कि वो जो इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि मोर देन 70 कंट्रीज जो हैं वो एग्री कर रहे हैं चाइना का जो स्टैंड है ऑन ताइवान, और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है इंटरनेशनली। चाइना को सपोर्ट ज्यादा मिल रही है इंस्टेड ऑफ यूएस जो उनका जो वो है स्टैंड। तो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी, उसके ऊपर ज्यादा सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा। और लेकिन आपको पता है कि ताइवान की एक लॉबी है वॉशिंगटन के अंदर, एक लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, और उनका कनेक्शन है विद मेगा राइट की तरफ, जो रिपब्लिकन राइट। तो वो ऐसी चीजें के ऊपर इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, लेकिन उसका होगा कुछ नहीं कसाना साहब, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये सही बात है। अच्छा, एक और चीज, कल के प्रोग्राम में मैंने प्रोफेसर अनुराधा चिनाई साहब के साथ जो मैं प्रोग्राम कर रहा था, उसमें मैंने डिस्कस किया था गौतम अडानी का जो एक सिलसिला था। क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जब मोदी के ऊपर क्वेश्चन हुआ वहां पे व्हाइट हाउस में, तो उन्होंने उसका जवाब सही तरह नहीं दिया था। और गौतम अडानी, आपको पता है कि उनके ऊपर मोर देन $200 मिलियन का जुर्माना, वो ब्राइब देने का एक इंतजाम है उनके ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर। तो उस लिहाज से उसी में एक आर्टिकल जो गार्डियन ने दिखाया था, वो मैंने उनको दिखाया था, और उसमें बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो वहां पे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उनका, इंडिया का कच्छ का जो इलाका है, वहां पे एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे वो काफी बड़ा। और वो जो प्रोजेक्ट था वो जो उसकी वजह से काफी ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हुई है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो आर्टिकल जो है वो कह रहे हैं कि टाइकून प्रॉफिटेड आफ्टर इंडिया रिलैक्स्ड बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स फॉर एनर्जी पार्क। अब ये कच्छ का इलाका जो 1 किलोमीटर उसके दूर, उन्होंने वहां पे एक एनर्जी पार्क लगाने की एक प्लानिंग की और उन्होंने इजाजत दे दी। और ये बेसिकली आज डॉन का अगर आप पढ़ें, डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एनर्जी का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करनी थी वहां से बिजली। और उसके ऊपर आज कांग्रेस में भी काफी शोर हुआ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी जो हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओके कर रहे हैं। और उसका, हाँ, इसमें एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो सीज फायर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो इस प्रोजेक्ट की वजह से हुई थी। हम समझते थे कि बाजवा साहब ने कुछ और किया है, लेकिन वो असल में बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुई थी
वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर वो इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए हुई थी, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह लग सके। योर टेक ऑन। जी हाँ, तो ये तो इसके भी कई एस्पेक्ट्स हैं। आपको पता है कि अदानी साहब बहुत करीब हैं मोदी साहब के, और उनके रेगुलरली जो अपोजिशन है इंडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करती रहती है कि इन्होंने काफ़ी पैसे दिए हैं बीजेपी को, और बीजेपी की जो लाइन है उसको ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनकी जो ग्लोबल लाइन है, हिंदुत्व जो है। तो ये तो एस्पेक्ट है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है और अगर इससे कुछ फायदा हो सकता है पाकिस्तान को तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि भाई आप एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह सीक्रेटली करना, ये कुछ समझ में नहीं आई बात बिल्कुल। और आपने जो सीज फायर की बात की, ये रिलेटिवली नई रिपोर्टिंग है, क्योंकि अगर इसकी वजह से हुआ है तो इट मीन्स के बाजवा साहब ने ऐसे ही क्रेडिट ले लिया। हाँ, क्योंकि इसमें तो काम तो कुछ और हो रहा था जिसका किसी को जी मैं समझ गया। जी ये तो गार्डियन ने बताया कि ये सारा कुछ ये हो रहा था। ये मैं आपको डॉन भी दिखा रहा हूँ। डॉन का जो है वो कहते हैं अडानीज बॉर्डर प्लांट फॉर एनर्जी टू पाकिस्तान गेट्स फ्लैग। ठीक है ना जी, अब फ्लैग तो आएगा जब वो पता नहीं चलेगा कि लोगों को असल में हुआ क्या है। तो ये डॉन भी जो है ये खबरें दे रहा है इसकी, और ये सारी चीजें जो है मेरा ख्याल है कि काफी लोगों को जरा इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। इसमें उन्होंने बाकायदा जो है वो गार्डियन का जिक्र किया है, और बल्कि उन्होंने ये भी लिखा है इसमें, इन May 2014 coinciding with PM Modi's ascent to power, the Indian Express reported that Adani Power was planning to set up a 10,000 megawatt thermal power plant in the Kutch region of Gujarat, and the bulk of the electricity to be produced from it was likely to be exported to Pakistan. जी हाँ, लेकिन लगता है ऐसी ऑन द सरफेस ऑफ दिस कसाना साहब कि ये इंडियन प्रॉब्लम है, ये इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है, और ये इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ऑपोजिशन में, आपको पता है, वो अदानी के पीछे लगे रहते हैं ऑल द टाइम, और वो कनेक्शन जैसे मैंने अभी कहा पॉलिटिकल है। काफी पॉलिटिकल इशू है। अच्छा जी, जाते जाते खातिन हज़रात, मुझे शुरू में याद नहीं रहा, बड़ा एक आज हादसा हुआ यहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट पे, पियर्सन एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर डेल्टा एयरलाइनर जो है वो फ्लिप हुआ, अपसाइड डाउन हो गया लैंड करते हुए, और उसमें तकरीबन 18 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। शुक्र है कि कोई उसकी किसी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन वो अपसाइड डाउन हो गया, फ्लिप हुआ है। तो वो एक हादसा हुआ, उसको रिपोर्ट करना जरूरी था, जो कनाडा में है, और काफी कंसर्न है कनाडा में आज के किस वजह से ये हुआ है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।